स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। और आज हम एक विशेष मेहमान जो हैं उनको उनके साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। और ये विशेष मेहमान जो हैं ये हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा जो कि किसान आंदोलन को लेके पिछले समय तक बहुत ही एक राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है पंजाब के साथ साथ, लेकिन ज्यादा जो बड़ा एक्शन जो हुआ है वो हरियाणा की धरती पे और दिल्ली के बॉर्डर पे जो हुआ था वो भी हरियाणा के बीच में से। और जो इस बार फरवरी महीने में जो किसान का था पंजाब की जो बड़ी जथेबंदियां थी उनका जो किसान आंदोलन 2.0 तो जिसको पहुंचने नहीं दिया गया और बहुत बड़ा उसका हरियाणा में से गुजरने नहीं दिया गया और पंजाब तक। तो कुल मिला के आप सभी इस चीज को जानते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में और जो अभी हालिया चुनाव हुए हैं हरियाणा में, जो बीजेपी जिसने 10 सीटें 2019 में जीती तो इस बार 5 पे सिमट के रह गया। हम सवाल पूछेंगे हमारे आज के इस विशेष मेहमान से कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये किसानों की वजह से हुआ है या इसके और भी कई कारण है। तो एक पैनी राजनीतिक दृष्टि रखते हैं हरियाणा के ऊपर। पहली बार हमारे इस ऊपर के मंच पे जुड़ रहे हैं तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनका नाम है श्री गुनी प्रकाश जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन मान उसके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो करीब करीब 4 दशक से ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। और इनकी एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि जब 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ था तो उसके पश्चात एक केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई वाली सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। वो था एमएसपी को लेकर। तो ये गुनी प्रकाश जी उस केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कमेटी के भी सदस्य जे इनको बनाया गया था। तो इन सारे सवालों के ऊपर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो गुनी प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे इस मंच पे आने के लिए आपने हमारी निवेदन उसको स्वीकार किया। आपका और सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। तो सीधा सवाल सबसे पहले आपसे गुनी प्रकाश जी, मैं हरियाणा में जो अभी नतीजे आए हैं, बीजेपी की सीटें 5 घट गई। आप किसान आंदोलन के साथ जो किसानों की एक एक नाराजगी जो है बीजेपी को क्या इन झेलनी पड़ी, क्या नतीजे इस बात की ओर संकेत करते हैं? आपकी टिप्पणी उसमें साहब जो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का हरियाणा और पंजाब में इस चुनाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पहले भी उन्होंने राजनीति की। पंजाब विधानसभा में उन्होंने 80 कैंडिडेट खड़े करे थे, सबकी सब जमानतें जब्त हो गई थी। किसान आंदोलन की जो किसानों का इस 5 सीटों पे हारने का कारण किसान नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, करनाल से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी खड़े थे। वो लगभग 2.5 लाख वोटों से जीते। और वहां हमारे मुख्यमंत्री थे जो नायब सैनी जी, वो 40,000 से वोटे। अगर किसानों का असर था तो करनाल में भी हारने की कारण थी। ये जो हारने का कारण था वो माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ जो इन्होंने अफवाहें फैलाई, संविधान बर्बाद हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह का जो अफवाह फैलाई गई, उनके कारण यहाँ जो 5 सीटें ली गई वो उसमें किसान आंदोलन का। और किसानों ने तो बल्कि प्रधानमंत्री जियों के और उनको डट के वोटें दी। अब ये कहना है कि किसानों के कारण ये हार हुई है, किसानों के कारण नहीं हुई। ये जो विपक्षी दलों ने अपने अलग तरह के मुद्दे उठाए उनके कारण हुई। गुनी प्रकाश जी, आप हरियाणा में धरातल से जुड़े हुए हैं। इतना आपकी रहायश भी गांव में है और इतना लंबा जो अरसा है वो आप हरियाणा की जो किसानों के साथ संबंधित
आंदोलन है उसमें बहुत सक्रिय रूप से आप जुड़े रहे। तो हम आप जो कहेंगे उस पे विश्वास करना बनता है, आपकी जो समझ है। तो क्या हम ये माने कि जो किसान, एक मिनट, जो किसान वोट है इस बार वो बट गया, इस वजह से बीजेपी को वो वाला नुकसान, या आप कह रहे हैं कि ये किसान का जो फैक्टर है ये बेअसर है, इसकी वजह से कोई बीजेपी के ऊपर कोई एडवर्स जो है असर नहीं पड़ा है, बीजेपी इस वजह से 5 सीटें नहीं हारी, 5 जीती हैं। तो क्या ये वोट बट गया इस बार किसानों का, एक मुश्त नहीं पड़ा है बीजेपी के खिलाफ, या बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी को या कांग्रेस को? मैं साहब ये भी कारण बताना चाहता हूँ, पहले तो मेरा गांव फरल है, जिला कैथल है, और मैं 1987 से भारतीय किसान यूनियन में जुड़ा हूँ। 4 बार मैं किसान आंदोलन में गोलियां लगी, 117 मेरे खिलाफ मुकदमे और जेलें होगी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा और पंजाब में सबसे बड़ा फैक्टर जो हुआ, उन्होंने किसानों के नाम पर वामपंथी लोग और जो उपद्रवी हैं और जो और भी तरह की ताकतें हैं, उन्होंने पूरी तरह से पंजाब और हरियाणा में जो उपद्रव मचाया, जो उन्होंने रैलियों में और तरह के जो हथकंडे अपनाए गए, एक तरह से उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ वामपंथी और जो तोड़फोड़ वाले लोग हैं, उन्होंने धर्म के नाम पे भी अब ये कह रहे धर्म का उल्टा उन्होंने करा। अभी आप देखो, अमृतपाल जीत गया और एक वो सिमरनजीत सिंह जीत गया। इसके मैंने क्या है, इसका मैंने ये है कि जो किसान है, किसान आंदोलन की आड़ में ये वामपंथी और इस तरह के लोग, उनके कारण इसका प्रभाव पड़ा। और लेकिन यहाँ का किसान बिल्कुल शांत है, उसकी आड़ में छुटपुट जो लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, किसान यूनियन के नाम पे बिल्ला लगा रखे, अंदर से लाल झंडा है उनके पास, तो उन्होंने किसान आंदोलन का इस्तेमाल करके इस तरह के उपद्रव मचाए और देश को तोड़ने की एक ताकत है। अगर उसके बल्कि मैं कह रहा कि 1987 से पहले 1978 में जब यूनियन बढ़ी, आज तक कभी भी किसानों ने किसी का घेराव नहीं किया, घेराव नहीं, तोड़फोड़ नहीं की, लूट पटाट नहीं की। अब ये जो किसान आंदोलन के अंदर ये चोड़ा पहन के जो आए हैं किसानों के नाम पे, वो किसान के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक बात है, और उस पे सरकार को और एजेंसियों को भी सोचना चाहिए। बात ऐसी है अपने गुनी प्रकाश जी, अभी आपने पंजाब की तो जिक्र किया, वो अमृतपाल का किया, वो सिमरनजीत वाला किया, तो उसमें एक तो है कि वो सरबजीत है, सिमरनजीत नहीं है, सिमरनजीत सिंह मान हार चुके हैं संगरूर से। हम उस बात को अलग रखते हैं क्योंकि उसके और भी कई कारण हैं। हम अपनी बात को हरियाणा के ऊपर केंद्रित करेंगे। और आपसे अब अगला सवाल ये है कि आप उस कमेटी जो एमएसपी के विषय के ऊपर गठित हुई थी, प्रधानमंत्री के स्तर पे उसका गठन हुआ था, उसका क्या हुआ? उसमें एमएसपी वाला जो मसला था वो क्यों नहीं सुलझा? अभी तक वो क्यों हवा में लटक रहा है? आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा ये कहना है, जो एमएसपी की हमारी कमेटी बनी हुई, उसके अग्रवाल साहब हमारे चेयरमैन है, तो ये कमेटी में 5 किसान हैं। मेरे तरह वो साधारण किसान है, वो कोई मंत्री संतरी दूसरे तरह के, और 3 जो सदस्य है संयुक्त किसान मोर्चा से लिए गए थे। और इसकी पहल भी एमएसपी पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। इन्होंने पूरे 3 कृषि कानून में कभी इन्होंने एमएसपी की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने 3 मुद्दों पे एक कमेटी बनाई थी, एक फसल विविधीकरण और एक प्राकृतिक खेती और तीसरा था एमएसपी। और एमएसपी की जब घोषणा हुई तब उन्होंने कहा कि 3 सदस्य है संयुक्त किसान मोर्चा के, लेकिन उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया। अब हमारी जो मीटिंगें हैं वो लगभग 21 मीटिंगें हो चुकी है और लगभग हमारी रिपोर्ट फाइनल की हुई है, और उसको हम प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। और उसमें हमने तरह तरह के जो मुद्दे हैं, किसान की बाजार है, किसान की मंडी है, फसल विविधीकरण क्या होनी चाहिए, जो जहरीली खेती हो रही है उसके ऊपर करके, इस तरह की बहुत बड़ी हमारे लगभग हमने 15 प्रदेशों में हम जाके गए, हमने मीटिंगें की, सभी किसानों से
वीसी से और एग्रीकल्चर उनसे सबसे विशेषज्ञों से लेके तब हमने अपनी रिपोर्ट लगभग हमारी तैयार है। वो रिपोर्ट अब हम प्रधानमंत्री जी को सौंप देंगे। अभी आपने बात की है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से उनके भी 3 सदस्य, तो क्या वो जो 3 सदस्य उनकी भी सहमति है आपकी इस रिपोर्ट में जो आप सौंपने वाले? उन्होंने तो साहब इस कमेटी का ही बायकॉट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, शामिल ही नहीं हुए, बना दी। तो उसमें शामिल ही नहीं, हाँ जी, वो शामिल ही नहीं हुए इस कमेटी की उसमें चर्चाओं में, बायकॉट कर दिया था एमएसपी का। और जब एमएसपी बढ़ गई थी तो किस आधार पे उन्होंने बाइकआउट किया? मैंने इस आधार पे कर दिया था कि भाई जो एक कमेटी बनाई गई थी, भाई इन लोगों की क्या जरूरत थी के लिए हम कमेटी रख, हम भी तो प्रतिनिधि है किसानों के। 5 ये तो गलत बात है। 2 महाराष्ट्र के है, एक मध्य प्रदेश का है, एक उत्तर प्रदेश का। हमारे 5 किसान नेता उसमें शामिल कर लिए और 3 किसान नेता इनके थे। तो ये जो एमएसपी की बार बार बात करे तो एमएसपी में आप उसमें अपने तर्क रख दे, अपनी बातें रख दे कि भाई एमएसपी कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि वहां सबसे बड़ा बाजार था कि किसानों के लिए बाजार नहीं है। बाजार का मतलब तो बाजार होना चाहिए। मेरे लिए अगर मैंने फसल पैदा की है, चाहे मैं वहां मंडी में बेचूं, चाहे मैं किसी कंपनी से बेचूं, चाहे उसका सदन कर। अब ये इस तरह तरह के जो 3 कृषि कानून में जो किसानों को आर्थिक आजादी मिलनी थी उसको रोक दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने इनके उपद्रव को देखते हुए वापिस ले। हमारा कहना है कि सुधारीकरण, आप भी सोचो आज मंत्रालय कृषि में इतना पुराना आपका गुनी प्रकाश जी ये कहना है कि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के हितकारी थे? मेरा बिल्कुल कहना है कि जो 3 कृषि कानून है उनमें संशोधन करके अगर उसको लागू करते तो आज किसानों को आर्थिक आजादी मिलनी थी। जो किसानों को गुलाम 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम लागू करके और उसके डाल दिया गया था। आर्थिक आजादी से आपका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इसका, क्या? आर्थिक आजादी का मेरा मतलब है, अब जैसे मैंने दान पैदा कर दिया, मैं चावल निकाल के बेचना चाहूं, मेरे पास आजादी नहीं है। अगर मेरा दूध है, दूध को लस्सी बना के मखनी बना के बेचूंगा तो मेरे को आजादी नहीं है। अगर मेरा गेहूं है, मैं उसको आटा बना के बेचूंगा। ये जो सरकार ने पाबंदियां लगा। तीसरा, मैं अपनी मंडी के अलावा दूसरी जगह में बेचने, अगर मैं हरियाणा से लेके यूपी दिल्ली में जाऊंगा तो मेरे को बेचने नहीं देंगे। अब मेरे को उड़ीसा में बेचना चाहिए या विदेशों में। मैं आपको बताऊं, मेरा इलाका जो है वो बासमती का इलाका है। बासमती चावल जो है उसको तभी उसका भाव मिलेगा जब सऊदी अरेबिया से हमारे को ऑर्डर आएंगे। तो मेरे को बाजार, मंडी का मतलब बाजार है, बाजार का मतलब दुनिया का बाजार है। अब हमारे को दुनिया के बाजार से तो अलग कर रखा। मेरे को 9 शेड्यूल में डाल दिया कि आप भंडारण नहीं कर सकते, आप उस पर व्यापार नहीं कर सकते, आप उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आपको मंडी में जो एमएसपी का रेट तय किया गया है उसके अनुसार बेचना पड़ेगा। जबकि मान लो मेरे को आजादी होगी तो आज गेहूं का रेट 5,000 रुपए के 4,000 रुपए के पास है, मेरे को 2245-75 रुपए में बेचनी पड़गी। मार्केट में मेरे को 3,000 रुपए है। तो मेरा जो 3,000 रुपए जो मेरा घाटा हुआ किसान का, वो इस जो कम्युनिटी एक्ट है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम है उसके कारण, क्योंकि इसके लिए इन्होंने अपना खाद्यान्न में इन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने सरकार ने, सभी सरकारों ने, इस सरकार का भी है और इस पे सबसे बड़ा जो अगर हम शेयर देंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देंगे। उन्होंने एक ऐसी पहल करी जो किसानों को 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गुलामी पंजाब आर्थिक आजादी का था उसको आजाद करने का एक पहल चलाई थी। और उस पहल पे इनके तथाकथित किसानों ने, आड़तियों के दलाल जो आड़ती थे, क्योंकि अगर इससे जाता है तो आड़ती को नुकसान होगा,
आड़ती को बचाने के लिए, और उन्होंने फंडिंग करी थी। पहली मीटिंग उनकी कुरुक्षेत्र में हुई थी, जिसमें सभी आड़तियों ने उनको फंडिंग दिया था। राकेश टिकैत के पिताजी की पहली स्टेटमेंट थी कि जो ये 3 कृषि कानून है, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन भीड़ को देख के अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पूरे देश को, दिल्ली के ताज को 13 महीने बंधक बना के रखे। ये पहला वो है, क्योंकि बातचीत से अब 3 बार ये बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, अब भी नहीं है। तो आप ये किसान आंदोलन जो है इतना बड़ा, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से जो शामिल हुए, आप उसको रिजेक्ट करते हैं गुनी प्रकाश जी? मैं कहता हूं जो 750 किसान मारे गए हैं, उसके गुनाहगार राकेश टिकैत, ये क्या नाम है, गुरनाम चुड़ूनी, और ये जितने तथाकथित हैं, इनके कारण। क्योंकि जो मसला था, मसला किसान के मार्केट के लिए, बाजार के लिए, पहले इन्होंने 3 कृषि कानून बताओ इन्होंने क्या क्या कमी थी, क्या क्या नहीं थी। ये तो सिर्फ एक इन्होंने किसानों को, अब बीज है हमारे यहाँ, उन्नत बीज आ गए, इन्होंने उन्नत बीज का भी विरोध किया। अब इन्होंने जो मंडी है, मंडी खुली, प्राइवेट मंडियों की कर दी। अब बाजार खेलने के लिए, अब जब से आप ऑनलाइन खरीद कर रहे हो, तो आप भी तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो किसान भी तो ऑनलाइन बेच सकता है। किसान अपनी फसल को कॉन्टैक्ट करके। अब ये जो मंडी व्यवस्था है, इसमें भारत रत्न चरण सिंह जी ने एक अपनी किताब में लिखा था, भारत इकोनॉमिक इंडिया, उसमें लिखा था कि अगर ये एमएसपी लागू होगी तो ये देश, किसान तो बर्बाद होगा, ये देश बर्बाद होगा, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट विचारधारा है। मेरा ये कहना है, अगर आप बाजार खरीद रहे हो, तो बाजार, हमारे को बाजार क्यों नहीं मिल रहा, हमारे को मंडी क्यों नहीं मिल रही, हमारे को अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। मैं अपना अगर चावल बेचना चाहूं, तो मेरे को चावल, ये जो चावल है, आप चावल का निकाल नहीं सकते, आपको तो दान बेचना पड़ेगा। तो अगर ये छोटी छोटी जो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव से उन्नति होगी, गांव से उन्नति का मतलब गांव में काम हो गए। अब जापान में है, जापान में कोई भी किसान अपनी करके आज वहां तरक्की, वो किसी को बाहर को जाने देता। आज उल्टा हमारे को यहाँ पाकिस्तान तो नजदीक है, श्रीलंका नजदीक है, वहां की छोटो बात, मैं हरियाणा से बाहर जाके अपनी गेहूं नहीं बेच सकता। इससे ज्यादा आर्थिक गुलामी क्या होगी? गुनी प्रकाश जी, आप का जो एक रोष जो है वो समझ में आता है, आपका अपना एक पक्ष है, और उसको रखने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन ये देखा गया है कि आपकी बातों से कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसान को जितना दाम वो चाहता है, जहां पे उसको ज्यादा मिलता है भारत के किसी भी प्रदेश में, वहां पे जाने की जो आजादी है, उसके ऊपर ये अंकुश लगाता है। क्या आपका यही कहने का मतलब है? नहीं, मेरा ये एमएसपी, देखिए, जब आप ओपन मार्केट, ये तो ओपन मार्केट है ना, फ्री मार्केट है कि आपको वहां पे दाम ज्यादा मिल रहा है क्योंकि डिमांड वहां पे ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर डिमांड कम होती है, तो वो इतने नीचे ना चला जाए दाम, तो उसके लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इसकी अपनी एक वैल्यू तो है ही है ना एमएसपी की, और उसको बार बार इसीलिए तो बढ़ाते भी हर साल, हर जो कल्टीवेशन का साइकिल है, उसके बाद रबी और खरीफ का जो सीजन है, उसमें बढ़ाया भी जाता है। तो एमएसपी अपने आप में तो कोई गलत चीज नहीं है, प्रोटेक्शन देती है किसान को। नहीं साहब, इसमें एक बात है, आप एमएसपी रख दो, हमें कोई इतराज नहीं है, आप एमएसपी की कीमत तय कर दो। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं, अब इन्होंने ये गेहूं निर्यात पे पाबंदी ला दी, चावल पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, आप इनको भंडारण करने की पाबंदी ले। हम एमएसपी, अब पहले तो एमएसपी को समझना पड़ेगा, एमएसपी है क्या। इन जो तथाकथित किसान नेता, इनको एमएसपी को 1967 में जो बनाई गई थी, उसमें एक आयोग बनाया था, सीएसीपी। सीएसीपी करता है फसलों के भाव, और उसके साथ में उस पूरे सीएसीपी
कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर, कॉस्ट एंड प्राइस मिशन, ये CHEP तय करता है। और CHE पे लिखा हुआ है 7वें नंबर पे, उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय की जाएगी। हमारी मांग थी जब ये, जिस समय ये लागू करी थी उस समय देश अमेरिका से गेहूं आता था खाने के लिए। उस समय गेहूं अमेरिका से आता था। तब इन्होंने कहा था किसानों एक कीमत है। अच्छा, जो CHEP कहता है कि आप कीमत है, अब जब उसमें उपभोक्ता के हित में कीमत तय करी जाए, हमने मांग करी कि लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य तय किया जाए। इस कमेटी में भी मैंने कहा भाई, तो किसान का डीजल का रेट बढ़ गया, पेस्टिसाइड का रेट बढ़ गया, गेहूं इसका पेस्टिसाइड, अब लेबर बढ़ गई। पहले मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना आया उस समय किसान को मिलता था 200 रुपए में मजदूर, आज उसकी कीमत होगी 600 रुपए। अब वो पोस्ट क्यों नहीं जोड़ते? अब किसान की मेहनत, जब 24 घंटे में किसान काम करता है, अब फैक्ट्री का मालिक अपनी कीमत तय करता है कि मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, मजदूर की इतनी सैलरी होनी चाहिए, हमारे आपकी बात आ गई है। आपका ये कहना है कि जो MSP को तय करने के मानक है उनमें संशोधन होना चाहिए, जो किसानों के हित में भी हो और उपभोक्ता है उनके हित में भी हो। तो ऐसा नहीं है क्या? तो ये जो किसान यूनियंस हैं, आपकी भी किसान यूनियन है, लेकिन जो दूसरी हैं वो फिर किस बात का विरोध कर रही हैं गुनी जी? आप कैसे उनसे अलग हैं? नहीं साहब, मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, शरद जोशी साहब हुए हमारे महाराष्ट्र के, हमारे किसान नेता नहीं थे, पूरे विश्व स्तर पे बहुत बुद्धिमान आदमी थे उन्होंने। अच्छा, इससे पहले भी एक मांग रखी थी, आप दूसरा महेंद्र सिंह टिकैत की, उसने भी कहा था कि किसान कीमत तय करेगा, सरकार नहीं। उन्होंने भी कहा था किसान की जो लागत खर्च है उसके ऊपर कीमत तय करे। शरद जोशी साहब ने, हमने सब, मैं आपको याद कर रहा हूं, सबसे पहले हमने डंकल का समर्थन किया, फिर हमने WTO का समर्थन किया। उसका मतलब ये था कि जो मंडी, जो दुनिया का बाजार है उसमें किसान अपनी हिस्सेदारी करेगा। हमारा ये कहना है कि उस समय सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन एक थी, उन 87 में हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, उसमें शरद जोशी भी थे, भूपेंद्र सिंह मान थे, उन्होंने राजीव गांधी के कहने थे, देवीलाल कहने थे, वो मन तोड़ दिया था। उस समय 2 यूनियन बढ़ी थी और आज पूरे देश में 450 किसान यूनियन है। अब जिसने भी किसान का फक्का लगा के अपनी दुकानदारी शुरू कर ली। अब मेरे हरियाणा में भी 150 किसान यूनियन है, पंजाब में 250 किसान यूनियन है, उत्तर प्रदेश में 350 किसान यूनियन है। अब किसान यूनियन का ये पंजाब में आप 250 किसान यूनियन, एक मिनट, पंजाब में आप 250 किसान यूनियन, हमने तो सुना वो 32 हैं जो शायद अब आंदोलन के बाद बढ़ के 40 हो गई। मैं आपकी लिस्ट भेज दूंगा, मैं हरियाणा की और उसकी चलिए मान लेते हैं, लेकिन संख्या है तो बहुत ज्यादा, जबकि किसान तो एक ही है ना। किसान के सरोकार जो हित हैं, उसकी समस्याएं वो तो एक ही हैं, लेकिन इतने लोग, इतने ये जो यूनियंस हैं, ये संगठन है, इनका जो है, इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो ग्रोथ हुई है, मशरूम ग्रोथ हुई है, तो वो निश्चित तौर पे इस बात का एक शक तो पैदा करती है आम लोगों के मनों में कि भैया ये अलग क्यों है। फिर अगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए की बात करते हैं तो फिर आप अलग क्यों, आप इकट्ठा क्यों? तो आपकी बात समझ में आती है। मैं वापस आता हूं इस सवाल के ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी, ये सवाल मैंने पहले की एक चर्चा में भी, अर्थशास्त्री हैं हमारे बड़े मशहूर हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, उनके साथ मेरी ऐसे बातचीत जो आपके साथ कर रहा हूं, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तीसरा जो उनका कार्यकाल जो शुरू हुआ है प्रधानमंत्री का, उसमें सबसे पहले दिन अपना कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहली जो फाइल जो है साइन की है, वो की है कि
किसान सम्मान निधि जो 20,000 करोड़ का कि उसको क्लियर किया, जो पहले से ही चलती आ रही। इसके ऊपर आप जरा हमें बताएं कि ये किसान सम्मान निधि है, पंजाब में किसान वो कहते हैं कि ये तो बहुत, इससे क्यों कोई फायदा नहीं हमें, मात्र साल का क्या 6,000 रुपए है जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, चाहे इतने साल से 70 साल से तो सरकारें रही, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार सम्मान करने के लिए कोई नीति तय करी। बात पैसे की नहीं है साहब, आप बात पैसे की नहीं है। जो सम्मान किसानों को दी वो पुरस्कार स्वरूप प्रधानमंत्री ने सोचा कि खेत में मेरा बैठा हुआ किसान भी काम कर रहा और अनाज भर रहा है देश के भंडारण में, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके लिए उन्हें 6,000 रुपए 3 किस्तें 2-2 हजार की, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को याद किया और उसके कारण पूरे देश के 9 करोड़ 30 लाख किसान परिवारों को घर के अंदर उसको जा रहा है वो 2,000। अब मान लो मेरे पास तो, मैं तो बड़ा किसान हूं, मेरे को तो 6,000 लगेगी। एक किसान जिसके घर के अंदर खाने के लिए जो अनाज उसको है, बीमार है, दूसरी है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने राशि देखने के बजाय प्रधानमंत्री जी ने जो सहयोग किया है उसका सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा है जो किसान को याद करता है। हाँ, ये देखिए कि ये पूरे 9 करोड़ 30 लाख आप किसानों की बात की है, तो कितना पूरे भारत में ये कितनी बड़ी राशि बन जाती है। तो 30,000 करोड़ रुपए जो है वो छोटी अमाउंट नहीं है, वो देश के उसके बिल्कुल ठीक। मैं इस पे आ रहा हूं कि एक बहुत बड़ी, और इसमें ये सम्मान निधि है, इसके अलावा तो भी जरूरत, जैसे अभी आपने बात की है कि जो छोटा किसान है, ठीक है जी, जो सीमांत किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसको, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, बड़े किसान जो है वो कम है, तो उनके लिए जो आपने स्थिति बताई है कि उनका सम्मान के लिए चाहे अमाउंट कम है, लेकिन अभी आपने उसकी तरफ इशारा कर भी दिया कि उसकी जो आर्थिक जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो सम्मान निधि के साथ साथ ये स्वागत योग्य है, और सम्मान निधि के साथ साथ और भी कृषि जो है क्षेत्र है वहां पे भी ऐसा है, क्योंकि किसान की जो आय है उसको बढ़ाने का भी इनका अपना एक इनकी स्कीम है, इनका एक संकल्प है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि डबल करनी इनको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो पहली फाइल किसान सम्मान निधि की क्लियर करके प्रधानमंत्री ने क्या संकेत देना चाहा, और क्या अपेक्षा रखते हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में किसानों के लिए, कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति को और मजबूत और सेहतमंद बनाने की? जी गुनी प्रकाश। अब पहला देखो, ये पहला मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, आप समझने की बात है। सबसे पहला उन्होंने सम्मान निधि की वो जारी करी। अब इसका इशारा यही है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो भावांतर की बात हो, चाहे किसान का गिरता हुआ एमएसपी का कम का जो आपने कहा, उन्होंने, आपको याद होगा हमारे जो आज अभी कृषि मंत्री बने शिवराज चौहान जी ने एक भावांतर योजना की, जैसे मेरी एमएसपी की सरसों की रेट 5500 रुपए से 40 रुपए पे था, उन्हें भावांतर या हरियाणा में भी दिया गया। ये भी प्रधानमंत्री ने जारी करी। उन्होंने फसल बीमा योजना करी, उन्होंने यंत्र जो है जैसे हमारे ये कंबाइन है, ट्रैक्टर है, उसके लिए सब्सिडी दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो ओलावृष्टि होगी बदले होगी उसके लिए भी दिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो एमएसपी है, कांग्रेस राज में 10 से 15 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ते, अब की बार भी 150 रुपए बढ़ाई गई गेहूं का दान का, और भी दूसरी तरह के सभी से
मेरा ये कहना है कि आज की व्यवस्था में मैं कोई काम भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, किसानों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है, यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े वो आके कह रहे कि ऐसे ये फसल, अब उन्होंने पानी की बात है, जैसे हमारे हरियाणा में पानी नीचे जा रहा है, उन्होंने कहा फसल विविधीकरण करो, ताकि ऐसी फसल तय करी जाए जो कम से कम पानी भी जाए, और उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए जैसे हमारे यहाँ बाजरा है, बाजरा अगर आप अपने खेत में करो तो आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा मेरे को। और आप इस तरह की जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी ने जो लागू करी, उससे अच्छा, उससे बड़ा और क्या हो सकता है कि पहली मीटिंग में सबसे पहले किसानों का मुद्दा रखा गया और इसको। जी जी गुरु प्रकाश जी, तो आपका मानना है कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक संकेत है कि उनका मोदी 3.0 का जो कार्यकाल है उसमें किसानों को बहुत एक पहल के आधार पर, प्रायोरिटी के ऊपर जो उनकी सरकार है उनकी तरफ से एक तवज्जो जो है वो दी जाएगी, ऐसा संकेत उन्होंने देने की कोशिश की है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा संकेत हमारे को क्या मिला, हमारे जो कृषि मंत्री है खान साहब को बनाया गया, उनको आपका वो देखो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में जो सिंचाई व्यवस्था है उसको अव्वल तरीके से किया, और जो भंडारण की जो मैं आपको बता रहा था वो उनको पहले उनका 50,000 टन था, और आपको अच्छा होगा मध्य प्रदेश में 48 लाख टन अनाज पैदा किया शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने ये पूरा एक मिनट गुरु, ये जो आप बोले इतने लाख टन, ये कौन से अनाज की, टोटल धान गेहूं सबको मिला के, या सिर्फ गेहूं की बात कर? एक सीजन का, जैसे गेहूं का सीजन था उसमें जो खाद्यान्न पदार्थ आए ना, उसमें दूसरे भी हैं, वो उन्होंने 50,000 टन पैदा किया, ये 2010 और 11 में। और अब जो 21 में जो पैदा कराया वो कराया 48 लाख टन। अब पहले नंबर पंजाब, पंजाब पूरे देश में नंबर 1 पे था, और आज पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको मैं एक और बात बताऊं थोड़ी सी देर के लिए, मेरी जानकारी के लिए मैं बता रहा, मध्य प्रदेश किसानों को ऋण मिलता है ना, वो ब्याज फ्री है। अच्छा, ब्याज फ्री है। दो कि मैं सोसाइटी से जब मैं लोन लूंगा 20,000 का, 5,000 का, तो हमारे, और दूसरा उन्होंने एक और बात करी थी कि जो भावांतर योजना है उस समय क्या था, जैसे सरसों है वो 4,000, उन्होंने कहा जितने कम पे बिकेगी नहीं वो भावांतर राशि किसान के अकाउंट में जाएगी। और मैं एक और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँ, 2008 में हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2008 में जारी किया था कि किसानों के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए उसकी फसल का, और जब ये 14 तक नहीं इन्होंने लागू करे, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश करे अब हरियाणा और पंजाब का जो किसान है मंडी में बेच के है वो आड़ती के अकाउंट में नहीं आएगा, वो मेरे अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसे आप कहते हैं, ये व्यवस्था जो लागू की है। अजय जो ये व्यवस्था, अब ये छोटी छोटी व्यवस्था लग रही है। मैं एक और बात कह रहा कि ये जो प्रधानमंत्री इन्होंने जो कराया मध्य प्रदेश में कि उसमें विविधीकरण होगा और किसान के जो उपज के लिए व्यापारिक वो केंद्र भी आएंगे। मेरा ये सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी ने शिवराज चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया। सबसे बड़ा एक तो ये जितने विवाद हैं किसान आंदोलन के हैं और तरह के हैं, मेरे को पूरी अपेक्षा है और मेरे को बड़ा विश्वास है कि हमारे शिवराज चौहान जी इसका समाधान करके और किसान को टेक्नोलॉजी, बाजार और तरह की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये मेरा तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे पास समय नहीं है, आपने अपनी बात रखी है, आपकी बात समझ में आती है कि जो
तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं बड़े लंबे अरसे के लिए मध्य प्रदेश के, उनको कृषि मंत्रालय देना जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किसानों को लेकर इस बार वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे पास समय का अभाव है, बहुत दिलचस्प है, हमारा मन नहीं करता कि इसको रोकने के लिए गुनी प्रकाश जी आगे से भी हम चाहेंगे कि हम आप स्कूपर के मंच पे दोबारा आए और अलग अलग विषयों को आप अपना अपना जो है वो टिप्पणियां आप करें आपकी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी है इस किसानों को लेके, उनके अलग अलग जो है कौन है, उनके एंगल्स हैं, उनको आपने छुआ है। और आशा करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको किसानों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, इससे जुड़ी राजनीति के बारे में उनकी समझ पहले से बेहतर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुनी प्रकाश जी, और हमारे सुनने वालों से भी हमारा ये निवेदन है कि इस दिलचस्प, इस रोचक और इस जानकारी भरपूर जो आज की हमारी चर्चा बातचीत गुनी प्रकाश जी के साथ है, उसको आप अंत तक जरूर देखें और इसको शेयर भी करें, और हमारे स्कूपर का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुनी प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूपर को सुनने वाले जितने भी हमारे श्रोते हैं उन सबका धन्यवाद।